ओके, सो हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या कि पर्टिकुलरली हमने रेट निकाला था. ओके, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी हैव सीन. एंड फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि साइंटिस्टों ने क्या बोला कि रेट तो हम जितने भी रिएक्टेंट हो उसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और रेट तो हम जितने भी प्रोडक्ट हो उसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं. रिएक्टेंट के केस में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? द रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. प्रोडक्ट में के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो क्या बोलेंगे कि भाई माइनस नहीं लिखना है, अब प्लस, क्योंकि वो तो बढ़ रहा है. ओके, सो चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो अगर हम प्रोडक्ट को P बोल दे, ये हमारा R है और R से बन रहा है P, तो अगर रेट हमें बोलना हो तो रेट हमें रिएक्टेंट के केस में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा R कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा T. और अगर रेट हमें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बोलना हो तो हम बोलेंगे डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T. डन. और फिर उसमें हमने डिटेल्ड में और आगे देखा था, क्या देखा था कि अगर हम कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ले जिसमें इसके A मॉलिक्यूल है और इसके B मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो उस केस में हम वो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करते थे? डिवाइड करते थे. याद आया? ओके, तो कैसे? जैसे ये A है तो हम इसको कर देते थे 1/A और ये B है तो इसको हम कर देते थे 1/B. डन. और अगर रेट को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर लिखे तो हमारा क्या था? रेट इज इक्वल्स टू व्हाट? कि चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन. तो चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो D से डेल्टा R. ओके, डेल्टा तो लिख दिया है ऑलरेडी. सो D ऑफ R डिवाइडेड बाय D ऑफ T. ये तो कम हो रहा है, सो चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन dR by dt दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं. तो कौन किसके कॉन्सेंट्रेशन के? रिएक्टेंट के. जैसे हमने कल बात की थी लास्ट क्लास में कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अब हम लिखते नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में क्या है? रेट हमें बढ़ाना है, कम करना है. तो प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा कम होगा वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं. हम तो जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं. रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनने वाली है. हम डायरेक्ट तो प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, तो हम यहां चेंज कर सकते हैं. कहां पर? रिएक्टेंट में. दैट्स व्हाई अब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे नहीं. लिख तो सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं. ओके, तो फिर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिखते हैं हम? इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इक्वल टू लिखा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K, और यहां पे अब सपोज रिएक्टेंट है तो R रेज टू X. ये लिखा था हमने. और फिर हमने डिस्कस किया था कि दिस X एंड दिस A मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल. कुछ भी हो सकता है. ये एक ही वैल्यू तो तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वहां से पता चल जाएगी, लेकिन X की वैल्यू थियोरिटिकली हम पता कर सकते नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल ही पता करनी पड़ती है. एंड व्हाट इज X? और अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो Y भी होगा. ओके, सो व्हाट इज X, व्हाट इज Y? दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. ओके, जैसे कि हमारा अभी रिएक्टेंट R है, सो ऑर्डर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन वो हो जाएगा क्या? X. ओके, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है इसीलिए. डन. अभी तो हमें पूरा ऑर्डर वाली थियरी देखनी है, लेकिन यहां तक हमने देखा था दिस X एंड A मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल. वो भी हमने केस देख लिया था. कैसे? वो NO2 वाला एग्जांपल था, NO2O2 वाला. तो हमने देखा था कि अगर एक रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं, NO2 वाला रिएक्टेंट को हमने डबल किया तो हमारा जो रेट है वो 4 टाइम्स हो गया, लेकिन O2 वाले रिएक्टेंट को डबल किया तो वो सिर्फ डबल ही हुआ. ओके, तो हमें सेम मिल गया. तो कई जगह पे X और A और से Y एंड B सेम भी मिल जाएगा और कई जगह पे सेम नहीं मिलेगा. तो वो जो वैल्यू है ऑर्डर वाली X और Y की वैल्यू है वो तो क्या है? हमें डायरेक्टली मिलेगी नहीं, वो तो प्रैक्टिकली मिलेगी. इसीलिए लास्ट सेंटेंस हमने देखा था क्या? रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थियोरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ये हमने लास्ट में देखा था. डन. तो अभी हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. सो देखो, इन द रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन हमारा आ गया. X एंड Y इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B. मतलब X और Y
बता रहे हैं कि कितना चेंज होगा, मतलब ऐसा समझो x⁻1 है, तो अगर तुम्हारा x⁻1 है और y⁻2 है, तो इससे पता क्या चलता है कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y2 है और x1 है, तो तुम a का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो उतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो वो तो डायरेक्टली स्क्वायर मतलब डबल ही हो जाने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वो हमें पता चलेगा, वो बोल रहा है सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट्स, मतलब ये अगर 2 है तो x प्लस वाई, 1 होगा तो सिर्फ x, 3 होगा तो x प्लस वाई प्लस z, जितने लेने हो उतने, तो सम करेंगे उनका x प्लस वाई गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वेयर x एंड y रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने जैसे बताया था, जैसे हम मैथ्स में पोलिनोमियल में देखते थे कि टर्म 1 है उसका पावर इतना है, टर्म 2 का पावर, टर्म 3 का पावर, लेकिन हम बोलते थे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर होता था वो उसकी डिग्री होती थी। ओके, वैसे ही यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अगर एक ही होता, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है x, ओके, तो x की जो भी वैल्यू होगी, जैसे x की वैल्यू है 2, तो हम बोल देते कि केमिकल रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या है 2। ओके, x की वैल्यू 1 होती तो क्या बोल देते ऑर्डर 1, x की वैल्यू 0 होती मतलब 0 होगी तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ k ही है। x की वैल्यू 0 है तो समथिंग रेज टू 0 मतलब क्या 1। ओके, तो मतलब क्या कि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर भी हो सकती है, अभी देखेंगे हम आगे चैप्टर में। ओके, सो वो है ऑर्डर, लेकिन ये तो एक रिएक्टेंट होता, तब 2 रिएक्टेंट होते तो ये R1 है और कोई दूसरा होता R2 रेज टू y होता, तो क्या करते x प्लस वाई कर देना है, क्या कर देना है x प्लस वाई। अगर ये 0 है और ये 1 है तो तुम्हारा केमिकल ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1। ओके, अगर तीसरा होता है 0 1 एंड 2 तो तीनों का ऐड कर देते 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3, तो टोटल ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कितना हो जाएगा 3। सिंपल। ओके, so that is the order, hence the sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression is called the order of that chemical reaction। सिंपल है, एक मार्क की डेफिनेशन भी ओके बन गई, क्या याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ही यही याद रखो से क्या है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर आ गया। ओके, तो ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ द, इन दोनों का सम करने वाले हैं, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर है उनका जो सम करेंगे, ये कहां से आया, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम कर रहे हैं और वो जो मिलेगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो वो ही वर्डिंग में लिखना है। डन। ओके, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया। ओके, कुछ भी हो सकता है, इवन अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब कि x⁻1/2 भी हो सकता है। हमने कल एग्जांपल देखे थे तो हमने देखा था कि एक में 1/2 वैल्यू आ रही थी, याद है ना। ओके, सो x की वैल्यू फ्रैक्शन x और y मतलब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो होता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 3/4 हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, a zero order reaction means that the rate of a reaction is independent of the concentration of reactant। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है k और एक ही है 0, और भले ही 2 भी हो लेकिन उसका भी क्या है पावर 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, मतलब दोनों 1 हो गए तो सिर्फ रहेगा क्या k रहेगा। सो अगर ये क्या हो गई 0 प्लस 0 मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन। ओके, तो उस केस में अगर तुम्हें कैसे पूछ ले, देखो ट्रू और फॉल्स और क्वेश्चन पूछ ले कि इन दी, यही ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट सही से ही नहीं लगाएंगे तो हम बोलेंगे क्या आएगा यार, क्या आएगा, अरे क्या आएगा, क्या कंसेप्ट लगाओ। बोल देंगे अगर कि इन 0 ऑर्डर रिएक्शन, ओके, पहले ही बोल दिया है कि इन अ 0 ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा बोला है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ऐसा बोला है। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई
rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant. ये तो हमें पता ही है, ये तो पता ही है ना. ओके, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हम ज्यादा लेंगे तो स्टार्टिंग में रेट ज्यादा मिलेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम लेंगे तो रेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा. तो हम उसके हिसाब से ट्रू और फॉल्स में लिख देंगे कि हाँ तुमने जो सेंटेंस बोला वो ट्रू है. लेकिन उन्होंने बात की थी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर में तो भाई आर आ ही नहीं रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, डायरेक्टली के आ रहा है. समझ में आया. तो दिस रेट, ये है मेरा रेट, तो रेट तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ही नहीं, तो फिर तुम बढ़ाओगे कम करोगे उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा रेट बढ़ने और कम होने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है. समझ में आ गया. तो उस हिसाब से वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा. लेकिन हम जो पहले से पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े हुए हैं कि भाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. हमने तो बोला ना रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पीसीटी एंड द एरिया ऑफ द कैटालिस्ट. ओके, तो प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, एरिया ऑफ अ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ अ रिएक्टेंट के ऊपर, एंड कौन सा कैटालिस्ट यूज किया है उसके ऊपर. तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. तो वैसे तो सही है, लेकिन आगे उन्होंने बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो सही नहीं है. अंडरस्टूड, पता चला पक्का. ओके, तो ये कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए. हाँ, तो ऐसे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं. तो इंडिपेंडेंट है. नाउ a balanced equation never gives a true picture of how a reaction takes place, since rarely a reaction gets completed in one step. तो भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन भले ही गिवन हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पूरा पिक्चर हमें पता चलेगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसी रिएक्शन ही नहीं है जो ऐसे सीधे एक स्टेप में कंप्लीट हो जा रही हो. ये कैसे एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, रिएक्टेंट में से डायरेक्टली प्रोडक्ट. वैसी हमारी जनरली कोई केमिकल रिएक्शन होती नहीं है, वो 2, 3, 4, 5 स्टेप्स में केमिकल रिएक्शन होती है, इसीलिए हम नहीं पता कर पाते. The reaction taking place in one step are called elementary reaction. याद रखना, जो एक ही स्टेप में रिएक्शन, जैसे हमने अभी ये लिखी हुई है, एक ही स्टेप में खत्म. ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके, when a sequence of elementary reaction called mechanism gives us the product, the reactants are called complex reactions. So अगर बहुत सारे स्टेप्स है तो वो बहुत सारे स्टेप्स को क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे कि ये रिएक्टेंट में से डायरेक्टली प्रोडक्ट, लेकिन एक होती है क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मतलब क्या, ए में से बन गया है बी, बी में से बन गया है सी, सी में से बन गया है डी, और डी में से बन गया है जेड. ओके, ऐसे लंबा प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन है पूरी. तो ये सब क्या है, ये सारे मैकेनिज्म है. ये सारे क्या है, मैकेनिज्म. मतलब बीच वाले स्टेप्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिज्म. और ये पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन. और अगर सिंपली होता कि ए में से तुम डायरेक्टली जेड बना रहे हो, बीच में ये कुछ बन ही नहीं रहा है, ए में से डायरेक्टली बना रहे हो क्या, जेड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन. अंडरस्टूड. ओके, चलो. व्हेन, ये पढ़ लिया हमने. दिस मे बी कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, oxidation of ethane to CO2 and H2O passes through a series of intermediate states in which alcohol, aldehyde, acids are formed. तो ये सब रिएक्शन हम नहीं देखते थे कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर अल्कोहल बना, कीटोन बना, ऐसे हम नहीं देखते थे 10th में. मतलब क्या है, स्टेप्स में. अभी तो हम देखेंगे 12th में भी देखेंगे, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आएंगी. ओके, जिसको हमें याद रखना है. तो उसके मैकेनिज्म भी, मतलब एक स्टेप में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ से पहले इंटरमीडिएट बन रहा है. नहीं, हम इंटरमीडिएट बनाते थे 11th में भी, कि कोई एक रिएक्टेंट है उसमें से इंटरमीडिएट बन रहा है और वो इंटरमीडिएट में से प्रोडक्ट बन रहा है. तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, पहली और दूसरी. डन. ओके, तो वही बताया गया है यहाँ पर भी एग्जांपल के साथ. रिवर्स रिएक्शंस एंड साइड रिएक्शंस. ओके, सो बहुत सारे चीजें होंगी जिसमें कंसेक्यूटिव, दीज मे बी द कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, रिवर्स रिएक्शंस एंड साइड रिएक्शंस. मतलब रिवर्स रिएक्शन भी होगी बीच बीच में. ओके, रिवर्स मतलब ऐसे गए थे फिर वापस ऐसे चले गए. ओके, रिवर्स रिएक्शन भी. साइड रिएक्शंस भी होगी. साइड रिएक्शंस होगी मतलब कि ये इसमें से ए में से बी बन रहा है, लेकिन ए में से थोड़ा बहुत कुछ एक्स भी बन रहा है, तो ये साइड वाली रिएक्शन होगी. मेन रिएक्शन तो ए में से बी में से सी यही है, लेकिन ए में से थोड़ा बहुत एक्स भी बन रहा है, तो ये क्या हो गया, साइड रिएक्शन. डन. ओके, सो जैसे कि नाइट्रेशन, साइड रिएक्शन बताई गई है. नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल यील्ड्स ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो वो जब आएगा फिनॉल के रिलेटेड तब हम देखेंगे, आएगा, ये सब पढ़ना है हमें.
बनाओ, ओके, ऑर्थोफिनॉल बनाओ, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ मतलब केमिकली बनाओ। ऐसे तुम्हें बोलेंगे कि भाई क्या रिएक्टेंट लोगे, कितना टेम्परेचर लोगे, कितना प्रेशर लोगे, कितना कैटालिस्ट लोगे, और फिर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट में से फिर वापस तुम्हें प्रोडक्ट बनानी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा मेटा, ओके, तो कैसे बनाओगे, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ओके, हाँ, यस, ओके, वो सब हम पढ़ेंगे, ओके। सो तब इजीली तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। यहाँ तो सिर्फ एग्जांपल बोल रहे हैं कि ये सारी रिएक्शंस भी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, रिवर्स रिएक्शंस होती है, साइड रिएक्शंस होती है, लाइक, ओके। चलो, तो अब बात करते हैं यूनिट्स। हमने ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो बात कर ली, क्या जितने भी रिएक्टेंट होंगे उसके जो पावर होगी उसका सम कर दो। 3 होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, 1 होगा तो x, 2 होगा तो x प्लस वाई, जितने भी है उसका सम कर दो, वो हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। किसका यूनिट? रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो देखो हमारा केमिकल, हमारा रेट लॉ क्या बोल रहा था? रेट लॉ बोल रहा था माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है बाय dt। ये हो गया मेरा क्या? स्पीड, ओके, रेट और स्पीड हो गया, दैट इज इक्वल्स टू से k ऑफ रिएक्टेंट 1 रेज टू x और से रिएक्टेंट 1 रेज टू x और रिएक्टेंट y भी होगा, लो रिएक्टेंट 2 रेज टू y। डन। ऐसे ही हम लिखते थे, अभी रेट अभी लिखा था ना हमने, तो ऐसे ही हम रेट लिखते हैं, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि रेट कांस्टेंट का निकालो यूनिट। किसका? रेट कांस्टेंट, k का यूनिट निकालो। सो k का यूनिट क्या होगा? देखो k का यूनिट हो जाएगा हमारा, ओके, k का यूनिट हो जाएगा हमारा, अगर ऐसे दो चीज है, सो k का यूनिट क्या हो जाएगा? dr बाई dt हो जाएगा। ये क्या हो गया? k, तो ये dr बाई dt। dr क्या है? चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, ओके, क्या है? चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, ऊपर तो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या है? टाइम। तो यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर क्या है? टाइम। डन। k इज इक्वल्स टू तो यही है, ओके। अब ये क्या है? वो भी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर दो लिया तुमने, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, ऐसे बन रहा है, ओके। वहां पे कुछ भी हो सकता है, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो लिए हुए हैं, सो ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ आ जाएगा, नीचे टाइम के साथ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये भी क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्स है, ये कॉन्सेंट्रेशन रेज टू वाई है। डन, पक्का, ओके। ये कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू वाई, ऐसा आ गया तो एक्स प्लस वाई ही हुआ ना वो। तो ये देखो नीचे बेस सेम, तो उसका क्या होगा? एडिशन, ओके। यूनिट की यूनिट ढूंढ रहे हैं हम, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, ओके। और यहाँ पे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होंगे, सो अगर 2 होंगे तो हम कर देंगे क्या? x प्लस वाई। 3 होंगे तो क्या कर देंगे हम? x प्लस वाई प्लस जेड। 4 होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, वट एवर, जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 2 3, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 0, जितना भी होगा। ये तो समझ में आया ना? ऑर्डर तो हम जितने रिएक्टेंट लेंगे उतना आएगा ऑर्डर, तो ये हम समझ लिए। अब यहाँ क्या है? 1, तो ये जितना भी होगा उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं क्या? n। क्या ले लेते हैं? n। n मतलब क्या? कि तुम्हारे रिएक्टेंट n है, n है मतलब n की वैल्यू 2 है, तो मतलब 2 रिएक्टेंट है। n की वैल्यू 3 है तो 3 रिएक्टेंट है, R1 R2 R3, और फिर उसमें से बन रहा है प्रोडक्ट, ओके। n इज इक्वल टू 2 लिया तो R1 और R2 है, n इज इक्वल टू 1 ही लिया है, मतलब क्या? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, उसमें से प्रोडक्ट बनेगा। डन। तो ये हमने ले लिया n, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c रेज टू 1 तो था ही, ये ऊपर आ गया तो 1 माइनस n डिवाइडेड बाई t। डन। कॉन्सेंट्रेशन हम सपोज मोलर ले ले, ओके, मोलर ले तो मोल पर लीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर इनटू टाइम। डन। तो मोल पर लीटर इनटू टाइम, और ये क्या हो गया है? 1 माइनस एन। ये क्या है? पूरा तुम्हारा 1 माइनस एन पावर है ना, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू क्या है? 1 माइनस एन, और ये हो गया तुम्हारा टाइम। टाइम को ले लो तुम क्या? सेकंड। टाइम किस में ले लिया हमने? सेकंड में, तो ये आ गया सेकंड। सो मोल पर्टिकुलरली दिस इज द यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट k, ओके। तो कैसे आया देखो बुक में भी, जैसे कि हमने जनरल रिएक्शन लिख लिया है, जनरल
ओके, से ए और बी मिलके सी और डी बना रहा है। सो हम कैसे लिखेंगे, के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, ऐसे ही लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू, ओके। अब पावर कितना होगा, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू n, तो वही मैंने बोला ना अभी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, अगर z होता तो भी x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू व्हाट, n, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो k को कैसे लिखेंगे, रेट, हमारा रेट डिवाइडेड बाय a रेस टू x b रेस टू y, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन रेस टू n, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन रेस टू 1 माइनस n हो जाएगा, ये लिखा ना हमने, कंसंट्रेशन रेस टू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये देखो कंसंट्रेशन रेस टू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम, ओके ओके। तो ये आ गया हमारा, टेकिंग ऐसा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर ले लिया है, मोल पर लीटर, एंड टाइम द यूनिट्स ऑफ k फॉर डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर इज लिस्टेड हियर, तो उसका यूनिट यहाँ पर लिस्टेड है, क्या लिस्टेड है, देखो ये हमारा यूनिट हो गया, ये जो हमने लाए वो कांस्टेंट k का, रेट कांस्टेंट k का यूनिट हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि क्या ले लो, मैं बोल दूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा यूनिट क्या होगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n की जगह जीरो लिखना है, सिंपल। सो जीरो लिखेंगे तो 1 माइनस 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर इनटू सेकंड, डन। तो जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हारा रिएक्शन आ जाएगा मोल पर लीटर इनटू सेकंड, डन। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 रख दो, इतना इजी है, 1 माइनस, अरे सर जीरो हो जाएगा, अरे होने दो ना, हमारा क्या जा रहा है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 1, ओके। तो ये पूरा 1 हो गया, नीचे है क्या हमारा सेकंड, तो 1 बाय सेकंड और से सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स, 2 होगा तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, तो माइनस 1, तो मोल पर लीटर को नीचे लिख दो, सेकंड के साथ लिख दो, और लीटर और उल्टा कर सकते क्या, लीटर पर मोल, ओके। सो लीटर पर मोल इनटू सेकंड, डन, पक्का समझ में आ गया, सिंपल ही है, ओके। सो वो आ गया हमारा क्या, मोल पर मतलब लीटर पर मोल सेकंड, ओके, क्योंकि रेस टू माइनस 1 था इसलिए। तो ये जो हम लेकर आए हैं, ओके, वो बेसिकली तुम्हें ये लेकर आना चाहिए, मतलब ऐसा बोल देंगे क्या कि डिराइव द यूनिट्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट एंड गिव इट द वैल्यू, और से गिव द यूनिट्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ओके, ऐसे बोलेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसे बना दे तो पहले तो तुम्हें एक सिंपली जनरल इक्वेशन लिखनी है, ए बी सी डी, जो से बुक में लिखी हुई वैसे, या फिर तुम सिंपली हम यहाँ से जैसे स्टार्ट किया वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मार्क में है तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये पूरा हमने लिखा, फिर रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू, ये दोनों क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस इज चेंज इन द कंसंट्रेशन, बट चेंज इन द कंसंट्रेशन हो, यूनिट तो वही आएगा ना, जैसे कि भाई V2 माइनस V1 हो, तो V2 माइनस V1, तो V1 का यूनिट है मीटर पर सेकंड, V2 का यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, तो उनका चेंज करोगे तो भी जो लास्ट आंसर आएगा वो भी तो मीटर पर सेकंड में ही होगा। सो ये चेंज है वो क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन, तो ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, चेंज इन द टाइम, तो नीचे क्या है टाइम, तो कंसंट्रेशन पर टाइम, ये दोनों आ गए नीचे, तो ये कंसंट्रेशन रेज टू x है, ये कंसंट्रेशन रेज टू y है, तो वो x प्लस y हो जाएगा, इसी को मैंने नाम दे दिया क्या, ऑर्डर ऑफ, क्योंकि हमने इससे पहले ही तो देखा ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो वो है हमारा n, ये n हो गया, ये ऊपर गया तो 1 माइनस n अपॉन t, तो अब सारे फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, सपोज हमने कंसंट्रेशन ले ली किसमें, लीटर में, मोलर में, मतलब मोल पर लीटर, सो मोल पर लीटर होल रेज टू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम को ले लिया सेकंड में। अगेन कल हमने देखा था क्या कि इफ रिएक्टेंट्स आर गैसियस, अगर गैसियस रिएक्शन है तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हमारा यूनिट बनेगा, ओके। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन किस में, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि इतना प्रेशर है 1 बार सपोज, ओके, और यहाँ पर भी इतने एटमॉस्फेयर या इतना बार, तो 1 बार, ओके। वैसे तो फिर k का यूनिट भी बार में आएगा, ओके, वो यहाँ पे नहीं गिवन है, लेकिन अगर हुआ कंसंट्रेशन तो क्या होगा, चेंज इन दी कंसंट्रेशन, तो वो क्या है, सपोज एटमॉस्फेयर लिया, देखो ये ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट है। अब फिर हम बोलेंगे सर बुक में तो बाहर जैसा कुछ गिवन ही नहीं है, बुक के बाहर का पूछ लिया, अरे कंसेप्ट यही लग रहा है,
कंसेप्ट वही है। ओके तो वो हमें तो आना चाहिए, ये कंसेप्ट है। अगर तुमने चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन लिया है किसमें, गैसियस है, तो क्या होगा, प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर ले लिया तो ऊपर आ गया एटमॉस्फेयर और नीचे आ गया टाइम। ओके और दैट इज इक्वल्स टू के, और ये दोनों भी नीचे जाएंगे तो आर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो तुम्हारा गैसियस में है तो एटमॉस्फेयर रेज टू एक्स, एटमॉस्फेयर रेज टू वाई ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर रेज टू एक्स प्लस वाई मतलब एन हो जाएगा। सो तुम्हारा फॉर्मूला फॉर के क्या आ जाएगा, फॉर्मूला फॉर के इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर रेज टू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला बन गया और क्या। तो अगर बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर के लिए बताओ यूनिट क्या होगा अगर गैसियस रिएक्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए जीरो तो एटमॉस्फेयर पर टाइम मतलब एटमॉस्फेयर पर सेकंड। ओके और एटमॉस्फेयर की जगह हम दूसरा प्रेशर का यूनिट ले लेते बार, तो वो हो जाएगा बार पर सेकंड। अगर तुम बोल दो प्रेशर के तो कितने सारे यूनिट होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। एक यूनिट है पास्कल तो वो हो जाएगा पास्कल पर सेकंड। कितने सारे यूनिट है प्रेशर के, तो mm ऑफ hg, सो mm ऑफ hg पर सेकंड। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। जो यूनिट लेना हो प्रेशर का वो यूनिट लेंगे डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट्स इट। जीरो ऑर्डर हो तो जीरो रख दो, वो फर्स्ट ऑर्डर हो तो वो पूरा टर्म चला जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो तुम कंसंट्रेशन, इसीलिए तो देखो यहाँ पर भी जैसे जीरो ऑर्डर के लिए बन रहा था एमसीक्यू मैंने तुम्हें बना कर दिया, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए दूसरा एमसीक्यू बना कर देता हूं कि भाई फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द यूनिट और से द टर्मिनोलॉजी ऑफ concentration in which concentration is defined is independent। ओके मतलब तुम concentration को क्या क्या ले सकते हैं हम, ट्रू और फॉल्स ही पूछा है वापस, तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या क्या ले सकते हो, मोलारिटी में ले सकते हो, मोलालिटी में ले सकते हो, मोल फ्रैक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, कितने सारे हैं, उसमें से तुम्हें जो कॉन्सेंट्रेशन लेना हो वो कॉन्सेंट्रेशन हम ले सकते हैं। ओके द आंसर विल बी सेम फॉर ऑल, ट्रू और फॉल्स। फिर से क्वेश्चन क्या है हमारा कि द यूनिट फॉर अ रेट कांस्टेंट, द यूनिट फॉर अ रेट कांस्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर के लिए द यूनिट फॉर अ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ट्रू। इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे तुमने मोलारिटी ली तो मोलारिटी में क्या आएगा, मोल पर लीटर। मोलालिटी लोगे ओके तो वो मोल पर केजी आएगा, याद है ना। ओके पीपीएम लिया तो पार्ट्स पर मिलियन आएगा। अगर गैसियस लिया तो एटमॉस्फेयर आएगा। पार्शियल प्रेशर किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा कॉन्सेंट्रेशन। ओके अगर तुमने पर्टिकुलरली और क्या ले लिया, वेट बाय वेट ले लिया तो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि केजी बाय केजी तो कैंसिल्ड हो जाएगा तो वो परसेंटेज में आएगा। वेट बाय वॉल्यूम ले लिया तो वो आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। केजी वेट पर मीटर क्यूब मतलब मास, वेट मतलब मास बाय वॉल्यूम। ओके तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट उसके रिस्पेक्ट में होगा। बट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ट्रू और फॉल्स? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट से इंडिपेंडेंट है वो ट्रू है, फॉल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम n की जगह क्या लिखोगे, 1। n की जगह 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहां पर तुम एटमॉस्फेयर लो, पार्शियल प्रेशर लो, वेट बाय वेट लो, पीपीएम लो, मोल पर लीटर लो, मोल पर केजी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जीरो ही होने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा सेकंड इनवर्स। वो तो मैंने पूछा, सेकंड इनवर्स से हमेशा सेकंड इनवर्स, तो दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट हो गया ना, हमेशा सेकंड इनवर्स, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट से इंडिपेंडेंट हो गया ना। ओके तो वैसे ही तो क्वेश्चन इसीलिए तो समझना है अच्छे से। इंडिपेंडेंट में उसको हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो सही बात है, ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट कोई भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट है। डन। ओके, तो ऐसे ही एमसीक्यू बन सकते हैं जो, तो फिर हम बोलेंगे कि ये कहां से पूछा, यहीं से पूछा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट समझोगे तो यहीं से है, नहीं तो हम सोचते ही रहेंगे कि यार ये ट्रू और फॉल्स तो पता नहीं कहां से पूछ लिया, आता ही नहीं है। तो भाई कंसेप्ट नहीं समझे, सिर्फ ऐसे पढ़ लिए, रट्टा मार लिए है, तो फिर नहीं आएंगे एमसीक्यू। नहीं तो देखो यही मैंने जो तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताया, दैट इज द टू क्वेश्चन ऑफ सपोज जेईई एंड नीट। ओके, और हम बोलेंगे कि यार जेईई नीट का क्वेश्चन पेपर टफ है। कहां से टफ है, ये अच्छे से समझा हुआ है। ओके, तो कहां टफ है, तुमने ही अभी आंसर दिया, इससे पहले भी तुमने ही आंसर दिया। ओके, सो कहां टफ है, लेकिन हम सिर्फ ये पढ़ के जाएंगे, सिर्फ पढ़ लिया, अच्छे से समझा नहीं कंसेप्ट को, तो नहीं मजा आएगी। फिर अच्छे से ऐसे समझोगे डिटेल्ड में कि भाई हाँ इसके तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो मैंने बता दिया कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तुमने ही तो आंसर दिया। ओके, कंसेप्ट समझोगे तो इजीली यू कैन आंसर। ओके, ऐसा कुछ टफ नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, जेईई नीट ऐसा कुछ टफ नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो निकल जाता है। ओके, लेकिन उसके लिए फिर प्रॉपर प्रिपरेशन भी चाहिए। ओके, तुम दोनों साथ में लेकर चलना चाह रहे हो कि बोर्ड भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, सो इट विल बी टफ सिचुएशन। टफ है, मुश्किल नहीं है, मतलब वो क्या बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत टफ है। टफ है इन द सेंस क्या कि भाई तुम्हें ये पर्टिकुलरली मेहनत करनी है, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन लगाना आ रहा है क्या कंसेप्ट, ये हमने कंसेप्ट को लगाया। ये कंसेप्ट पहले हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया, ये फॉर्मूला जो डिराइव किया, ये हमने कंसेप्ट को समझा, और फिर जो मैंने दो ट्रू और फॉल्स तुम्हें पूछे वो कॉन्सेप्ट को लगाया। कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जेईई नीट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, अब वो कॉन्सेप्ट लगाओ क्वेश्चन में। तो लगाओ मतलब क्या है, क्वेश्चन के रिलेटेड उसको एप्लीकेबल करो। तो वो कब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब। ओके, सो उसके लिए अलग टाइम पीरियड चाहिए। तो फिर ऐसा समझोगे, तो अगर तुम बोर्ड में तुम्हारे 90+ % लाने हैं, तुम्हें बोर्ड में 90+ % लाने हैं, तो तुम्हें 5 घंटे तो बोर्ड का ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, और फिर जेईई नीट भी क्रैक करनी है तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब पकड़ लो 7 घंटे। तो 7 घंटे में से सपोज 4 घंटे बोर्ड का पढ़ रहे हो, या फिर 6 से 5 घंटे बोर्ड का पढ़ रहे हो, और 2 घंटे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, तो 7 आवर्स की स्टडी हो गई। ओके, तो 7 आवर्स की स्टडी ऐसा नहीं एक दिन करना है या एक वीक करना है, अभी से स्टार्ट करके 8-9-10 महीने तक पढ़ना है। एडवांस का तो बहुत लेट जाएगा फिर एग्जाम। ओके, पहले मेंस फिर एडवांस। ओके, सो वो कंटिन्यूअसली उतने लंबे समय तक, इफ यू आर डिसिप्लिन कंसिस्टेंट, ओके, फॉर 10 months, देन इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली तुम्हारे बोर्ड में भी 90+ आ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक हो जाएगी। लेकिन फिर तुम कंटिन्यूअसली 7-8 आवर्स एवरी डे पढ़ रहे हो तो, और साथ साथ में फिर हमें 7-8 आवर्स की, तो ये तो पढ़ाई हुई, स्कूल जाना अलग, ट्यूशन जाना अलग, स्कूल में प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, जर्नल लिखवा रहे हैं वो अलग। ओके, होमवर्क हो रहा है अलग, स्कूल में एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है अलग से। ओके, ट्यूशन में टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करना है अलग से, वो सब अलग टाइम। ये 7 घंटे तो फिक्स है तुम्हारी सेल्फ स्टडी बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 7 घंटे फिक्स हो गए, ये फिक्स। अब खाना पीना, सोना, ट्यूशन, स्कूल, होमवर्क, सब कुछ एक्स्ट्रा में चला गया। ओके, तो ये 24 में से 7 निकालोगे तो 17 रह गए, वो 17 में तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है बाकी। लेकिन ये 7 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए रोज, डिसिप्लिन वाइज। 7 से 6 हो जाए तो दूसरे दिन 7 से 8 हो जाने चाहिए। ओके, तो तुम्हारा एवरेज बना रहेगा। कभी होगा कि कभी कोई पूरे 7 नहीं हुए, 6 ही हुए, तो फिर ऐसा भी होगा कि भाई स्कूल की छुट्टी है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ट्यूशन में भी नहीं गए, या फिर छुट्टी है, या कम क्लास है, किसी और की क्लास है, व्हाटएवर, तो 7 से फिर 10 भी हो सकता है, 7 से 8-9 भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा प्लस माइनस करके एवरेजली भी अगर 7 को पकड़े रहे, और 7 घंटे फिर प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। 7 घंटे बैठे हैं वो नहीं, भाई बैठे तो कोई 10 घंटे भी रह सकता है, हम 8 घंटे सो भी जाते हैं,
उसको फिर नहीं मानेंगे हम। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट बैठे हुए हैं, एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, फिर तुम 2 घंटे पढ़ाई करके आधा घंटा फ्रेश होने चले गए, वो आधा घंटा वो 7 घंटे में गिना ही नहीं जाएगा, वो तो तुम फ्रेश होने चले गए, वो थोड़ी पढ़े तुम। ओके, माइंड फ्रेश कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, तो वो माइंड फ्रेश वाला टाइम पीरियड फिर तुम अपनी स्टडी में गिनोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो एक गोल बना लो, जुलाई स्टार्ट हो गया है। ओके, एक गोल बना लो और अच्छे से उसके ऊपर काम करो। कोई भी गोल हो कि भाई 90% लाने हैं, 95+ % लाने हैं बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भले ही अगर ना देनी हो JEE नीट, तो एटलीस्ट बुचकेट तो दोगे। ओके, जो गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली एंट्रेंस एग्जाम है फॉर ऑल, बायो ग्रुप के लिए भी और मैथ्स ग्रुप के लिए भी, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होती है, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, गुजरात के लोगों के लिए, मतलब गुजरात में जो आगे पढ़ने वाले उनके लिए, नॉट गुजरात के लोगों के लिए, बट गुजरात में जो स्टडी कर रहे हैं और आगे की स्टडी करने वाले हैं उनके लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो तो दोगे ही। ओके, उसके लिए तो तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन ही इनफ है। ओके, बोर्ड की प्रिपरेशन ही इनफ है, उतनी प्रिपरेशन करोगे MCQ की, वहां पर भी आ जाएगा। तो फिर अगर तुम नहीं देने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर भी अगर 7 घंटे की ऐसी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा हार्डवर्क कर रहे हो, तो 90+ नहीं 95, 97+ % आ जाएंगे। पेरेंट्स, टीचर एंड मे बी यू ऑल्सो विल बी शॉक्ड आफ्टर द रिजल्ट। ओ माई गॉड, 98% आ गए, कैसे आ गए 98%? मतलब सोचो कि सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारे एवरेजली 98 मार्क्स है आउट ऑफ 100। ओके, सो जस्ट इमेजिन, जब तुम किसी के बारे में सोचते हो कि यार इसके 97% आए, मतलब क्या कि इसमें हर सब्जेक्ट में इसके हर सब्जेक्ट में 93, 94 के अप ही होंगे, किसी में 100 आउट ऑफ 100 भी होंगे, किसी में 95 भी होंगे, किसी में 96 भी होंगे, लेकिन एवरेज 97 आ रहा है, मतलब क्या कि 93, 92 अब तो होंगे ही सब में। डन। तो वो लाने के लिए मेहनत भी तो ऐसी करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे लाइफ लॉन्ग। ओके, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेंगे कि हाँ 12th में मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे इतने % आए थे। जब भी तुम मायूस हो जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि यार मेरी मेहनत अच्छे से नहीं हो रही है, डिप्रेस हो गए, तो तुम अपनी पास्ट हिस्ट्री को याद करके यू विल फील दैट करेज, नहीं यार पहले भी करके दिखाया है, अभी भी करके दिखाएंगे, लाइक दैट। ओके, तो खुद को ही खुद का एग्जाम्पल कब दे पाओगे? जब तुमने कुछ अचीव कर लिया हो तब। अभी अचीव कर लो तो लाइफ टाइम याद कर पाओगे। ओके, समझ में आया? मैं अभी भी याद करता हूँ भाई, मैं बिट्स पिलानी में था, कैसी मेहनत कर रहा था बिट्स पिलानी में, रात को 2 बजे तक पढ़ता था, सुबह फिर भी 4, 4:30 बजे उठ के फिर से पढ़ता था। ओके, तो 2-3 घंटे की नींद, 2, 2.5, 3 घंटे की नींद, और फिर वापस पढ़ाई, डायरेक्टली एग्जाम का टाइम हो तब तक पढ़ाई, फिर पढ़ाई कर ली, उसके बाद नहाना, खाना पीना सब कुछ बाद में, सोना सब कुछ बाद में, पहले एग्जाम। ओके, फिर वापस वो सब कर लिया, एग्जाम दे के आ गए, नहीं नहाए थे नहा लिया, नहीं खाया था खा लिया, रेस्ट करना था 2-3 घंटे रेस्ट भी किए, अब वापस पढ़ाई शुरू की, नेक्स्ट एग्जाम तक मेन कंसंट्रेशन रहेगा एग्जाम, लाइक दैट। कितना कुछ रिसर्च किया, ये किया, घूमा फिरा, मस्ती भी उतनी की। ओके, तो एट दैट टाइम जब तुम सोचोगे कितना अच्छा टाइम पीरियड था, ओके लाइक दैट, तो यू विल फील दैट हैप्पीनेस। जब भी तुम सोचोगे किसी के भी बारे में, अच्छी अच्छी चीज के बारे में, अच्छी अचीवमेंट के बारे में सोचोगे, दैट फीलिंग विल कम इनटू यू। ओके, और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है उसके बारे में सोचोगे, तो वो पेन तो पास्ट में हुआ था, लेकिन अभी भी थोड़ी बैड फीलिंग आ जाएगी, यार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो इट्स अ चॉइस, तुम्हें अच्छी बात याद करनी है या पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस याद करने हैं, वो तुम्हारी चॉइस है। ऐसा नहीं कि कोई ऑटोमेटिकली, कोई सामने से कोई पंगा लेगा तो वो तुम्हें याद दिलाएगा। तेरे साथ तो कैसा हुआ था, नहीं तू गिर गई थी, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तेरे मार्क्स कम आए थे, सामने से याद दिलाएंगे। बट वही तो है, हमें भी इंडिपेंडेंट रहना है। ओके, हमें भी ऑर्डर से इंडिपेंडेंट रहना है कि भाई कोई भी आ जाए और कुछ भी बोले, हमें फर्क पड़ता नहीं है। हमें खुश रहना है, वो हमारे हाथ में है। हमें क्या सोचना है, कोई आके तुम्हें कुछ बोल सकता है, लेकिन बोलने के बाद क्या सोचना है वो तो तुम्हारे हाथ में है। कोई आके तुम्हें कुछ बुरी बातें याद दिला सकता है, बुरी चीजें बोल सकता है,
लेकिन वो बुरी बातें बोलने के बाद, बुरी चीजें याद दिलाने के बाद हमें सोचना क्या है, वो उसके हाथ में थोड़ी है, वो तो हमारे हाथ में है। सो तुम जैसा सोचोगे वैसे ही हमारी फीलिंग आएगी। तुम एक वर्ड सोच लो, पागल है साला, खत्म। जितना भी बकवास किया उसने एक ही वर्ड में खत्म कर दिया तुमने, ये पागल है, खत्म। तो पागल है तो उसके बाद पागल के ऊपर क्या रिएक्शन दे, बस खत्म, पागल है। ये बीमार है बोल दो, खत्म बात वहीं पे। बीमार है बेचारा, बीमार है बेचारा, बीमार है बेचारी, खत्म, बात वहीं पे खत्म हो गई। तो हमें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम सोचते हैं अगर बीमार है तो हमें तो सिंपैथी होनी चाहिए, तो हम उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, हम उसके बारे में गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो गलत करेगा, हम क्यों गलत करें भाई। ओके, तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस हमारे हाथ में है। तो वो प्रैक्टिस से होगी। अगर अदरवाइज अनकॉन्शियसली तो हम जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हम करते जाएंगे। वो गलत याद दिला रहा है, हम गलत याद करेंगे और हम मायूस हो जाएंगे। कोई भी आया और फिर बोला कि वही मंदिर का बेल हो जाए, घंट हो रहा है, वो घंट बजा के चले जा रहे हैं। ओके, तो मतलब कोई आया, तुम्हें हिलाया और तुम हिल गए, अरे ऐसे कैसे, थोड़ा स्टेबल बनो, अंडरस्टैंड। ओके, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस करो कि तुम्हें कोई चीज से फर्क ना पड़े। ओके, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीइंग, ये मार्क्स लाना, इतने आवर्स की स्टडी करना, तो तुम्हें मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ेगा। 7-8 घंटे की प्रिपरेशन करना मतलब तुम सोचो अभी 10 मिनट मेडिटेशन करने बैठो तो कितने थॉट्स आ जाएंगे 10 मिनट्स के मेडिटेशन में। नॉट इवन टेंस और हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ जाएंगे 10 मिनट्स में, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। तो सोचो 7 घंटे की पढ़ाई करनी है कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान से, तो क्या हाल होगा। तो वो फिजिकली और मेंटली तुम फिट होगे तभी। क्यों नहीं हर कोई कर पाता, ये तो एक लॉ है, ये तो एक रूल बता दिया कि भाई ये इंग्रेडिएंट है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे, वही लॉ ऑफ कर्मा, ऐसा करोगे ऐसी रिएक्टेंट होगी, ये कंडीशन होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगी। तो ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने तो सबको बता दूंगा कि भाई ये सीक्रेट है सक्सेस का, इतना करोगे इतना होगा। क्यों सबका नहीं आता मार्क्स? क्योंकि भले ही इंग्रेडिएंट बता दो कि भाई ये रेसिपी है, ओके, कि भाई बहुत बढ़िया वाली चाय बनाने के लिए इतना दूध, इतना ये सब कुछ रखो, बन जाएगी, फिर भी वो बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, वो बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वैसे ही ये तो मैंने सीक्रेट बता दिया कि ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। सबका आता है क्या सेम मार्क्स? नहीं आते। क्यों? क्योंकि सब कर नहीं पाते। क्यों सब कर नहीं पाते? सब क्यों नहीं कर पाते? सबको सीक्रेट पता है तो सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बैठ ही नहीं पाएंगे। 7 घंटे बोल दिया, 7 घंटे बैठ जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से, लेकिन 7 घंटे सब बैठ नहीं पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सबकी फिजिकल, जैसे कि कोई फिजिकली बहुत मोटा है, बहुत पतला है, ओके, कोई वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस है ना। वहां तो तुमने सेम इक्वालिटी लेके आ गए, 7 घंटे पढ़ाई करनी है, सेम स्कूल में है, सेम ट्यूशन में है, सेम रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों? फिजिकल स्टेट अलग अलग है। ये थक जाता है, ये थक जाती है, ये नहीं थकता, ये नहीं थकती। मेंटल स्टेट डिफिकल्ट है। मेंटल स्टेट डिफिकल्ट है मतलब मेंटल स्टेट डिफरेंस है। मेंटल स्टेट में क्या है? डिफरेंस है कि भाई इसको कुछ बोल के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई कुछ भी बोल जाए तो वो तुरंत इमोशनल हो जाती है या हो जाता है। तो इमोशनल हो गए, अब तुम पढ़ रहे हो, क्या अंदर कंसंट्रेशन रहेगा? तुम वही थॉट में चले जाओगे क्योंकि तुम इमोशनल हो गए। ओके, सो भले ही तुम वैसे बाहर के लेवल पे इक्वालिटी ले आओ कि भाई सबके लिए सेम पढ़ाई, सेम आवर, सेम बुक्स, सेम ट्यूशन, सेम स्कूल, लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम आने वाला नहीं है। क्यों? सबकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है, सबकी मेंटल कैपेसिटी अलग अलग है। ओके, तो वो अलग को हमें इंप्रूव करना है। हम जहां जहां पे वीक है वहां पे हमें स्ट्रांग होना है, तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड? सिर्फ 7 घंटे बैठ गए या पढ़ाई करने से नहीं आएगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन भी, अभी सब कुछ कर लिया, तुम 7 घंटे बैठते अच्छे से पढ़े भी, लेकिन फिर कंसंट्रेशन 90% था, या पहले 2 ओवर में कंसंट्रेशन 100%, फिर 90%, रिएक्टेंट जैसा हो रहा है, फिर 80%, तो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और किसी दूसरे का भी डाउन हो रहा है, लेकिन उसका कैसे हो रहा है डाउन? 100%, फिर 98%, फिर 96%, फिर 94%। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो उसकी एवरेज ज्यादा आएगी, क्योंकि उसका भी डाउन हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2% डाउन हो रहा है, और तुम्हारा सपोज 10% से डाउन हो रहा है। डाउन दोनों का होता है कंसंट्रेशन, लेकिन देखो कि कितना ज्यादा हो रहा है।
तो वहीं पे प्रैक्टिस करनी है कि ज्यादा कंसंट्रेशन डाउन ना हो, उसके लिए तुम्हें मेंटली भी फिट होना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बहुत टाइम हो गया, 47 हो गया है, तो ये समझ में आया? ओके, यूनिट समझ में आ गए। सो हमने क्या पढ़ा? हमने पूरा का पूरा ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो वही हमारा जो एक्स और वाई मिलता है प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली जो मिलता है, उसको अगर हम सम कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन मिलेगा। उसके बाद हमने देखा क्या? यूनिट्स। तो यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे? किसके यूनिट्स? दी रेट कांस्टेंट का यूनिट। ओके, तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू क्या था? यहाँ पर तो रेट है, तो रेट क्या है? चेंज इन दी कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, सो K के लिए क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन थे वो नीचे जाएंगे, सो कंसंट्रेशन रेज टू n आ जाएगा, मतलब 2 होंगे तो n इज इक्वल्स टू 2, 3 होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, वैसे। सो अब फॉर्मूला क्या बन गया? रेट कांस्टेंट का यूनिट का फॉर्मूला क्या बन गया? K is equals to concentration raised to 1 minus n divided by time। अभी उसमें लिखो जीरो ऑर्डर n is equals to 0, फर्स्ट ऑर्डर n is equals to 1, सेकेंड ऑर्डर n is equals to 2। डन? आया समझ में? पक्का?